हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। याद रखें कि हम सेल की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म से अंदर इंटर होते हुए अब सेल के अंदर जो सेल के ऑर्गेनेलीज होती हैं उसमें पहुंच चुके हैं। और उन ऑर्गेनेलीज में से सबसे पहली जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है वो है जनाब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन इंटरकनेक्टेड कर्व फ्लैटेंड membranous structures present in cytoplasm of only eukaryotic cells। क्या चीज है जी? डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है ऊपर नीचे, इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई हैं, कर्व थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई है, अंदर को डोम शेप है, फ्लैटेंड फूली हुई है, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेलों के अंदर ये एब्सेंट होती हैं, यानी प्रोकैरियोट्स के सेलों में ये मौजूद नहीं होती। डिस्कवरी की बात करते हैं। इट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945। इनको पहली बार पोर्टर ने 1945 के अंदर सेल में डिस्कवर किया था। अब स्ट्रक्चर पे बात करते हैं जी। दे आर मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड कर्व डबल membranous structures called cisternia, and the singular is cisterna, which means storage tank। वही बात जो कि डेफिनेशन में बताई गई थी, ये एक आपस में इंटरकनेक्टेड मीन जुड़ी हुई, एक दूसरे के साथ मिली हुई, थोड़ी सी अंदर को कर्व की हुई, थिक यानी मोटी फ्लैटेंड ट्यूब्स हैं, मेम्ब्रेन की ट्यूब हैं, और इनके हर एक ट्यूब को सिस्टर्निया कहा जाता है। हर एक ट्यूब को सिस्टर्निया कहा जाता है जी। और याद रखिएगा, देयर आर अबाउट 20 सिस्टर्निया इन ईच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, मैंने यहां कम ड्रॉ किए हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कर करके तकरीबन दोनों साइड पर न्यूक्लियस के 20 सिस्टर्निया पाए जाते हैं, राइट। एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैली हुई होती हैं। सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक दोनों को कनेक्ट करती हैं। सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट हुई होती हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट हुई होती हैं। तो ये है जनाब इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर। बात करते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ईआर। शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर भी कहते हैं। सो दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यहां मैंने क्लियरली आपके सामने लिखी हैं। एक को कहते हैं SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को कहते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, उसको हम देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ग्रेन्यूलर। ग्रेन्यूलर्स मीन छोटे छोटे आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं इनकी सतह के ऊपर, सतह स्मूथ नहीं है। इट इज ग्रेन्यूलर एंड रफ सरफेस। सरफेस रफ है चूंकि उसके साथ ग्रेन्स अटैच हुए हैं। वो ग्रेन्स क्या है? राइबोसोम्स आर अटैच विद इट। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे जो ग्रेन्स इसके ऊपर अपीयर हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने जो अपीयर हो रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं जी। सो ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स, द पार्ट्स ऑफ endoplasmic reticulum that appear granular or rough is called rough endoplasmic reticulum, RER। They are present near the nuclear membrane। जरा यहां गौर करें प्लीज पिक्चर पे। This is nucleus, और ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसके करीब जो एरिया पाया जाता है वो ग्रेन्यूलर है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन पाए जाते हैं। So the rough endoplasmic reticulum is always near the nuclear membrane। दूसरी तरफ चलते हैं जनाब, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। इट हैज स्मूथ एंड नॉन ग्रेन्युलर सरफेस। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ है और इसके ऊपर कोई ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? नो राइबोसोम्स आर अटैच विद इट। इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसलिए इसकी सरफेस स्मूथ रहती है। थर्ड, दे आर फाउंड नियर द सेल मेम्ब्रेन। अगर मैंने सेल ड्रॉ नहीं किया, अगर मैं थोड़ा सा यहां ऊपर सेल की सरफेस को ड्रॉ करूं
तो बिल्कुल इसके यहाँ ऊपर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है इस तरह से। अगर मैं सेल को थोड़ा सा इसके ऊपर ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के करीब का जो एरिया है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, जो कि न्यूक्लियस से दूर होती है और सेल मेम्ब्रेन के करीब होती है जी। तो ये थी जनाब इसका स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, फंक्शन। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। याद रखें कि जब भी पेपर में पूछा जाता है ज्यादातर वो या तो इसकी टाइप्स पूछी जाती हैं, और या याद रखिएगा कि इसके फंक्शन पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़े मेन रोल प्ले करती है, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में फंक्शन लिखने का एक तरीका बताया था कि हमेशा इस तरह से स्टार लगाकर और मेन बात लिखनी है फंक्शन के अंदर। ज्यादा लंबे जुमले लिखने की बोर्ड के लिए जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि लंबे जुमलों में अक्सर स्टूडेंट से स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ और गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से जुमले का वजन ही बिगड़ जाता है। तो शॉर्ट में लिखें। मसलन मैंने यहाँ लिखा है कि दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। नाम से जाहिर है जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच है, और हमें पता है कि सेल के अंदर राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना, तो वो किसके साथ अटैच है? वो राइबोसोम्स के साथ अटैच है। लिहाजा राइबोसोम इज आल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। पहली बात होगी कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल्स is involved in detoxification of drugs and harmful substances। जितनी भी harmful substances हम खाने के साथ खा जाते हैं या और किसी तरह से हमारी बॉडी में पहुंच जाती हैं, वो जब लिवर में पहुंचती हैं तो लिवर सेल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो लिवर सेलों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, वो क्या करती है? वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। डिटॉक्सिफिकेशन से क्या मुराद है? जहर के असर को खत्म करती है, जहरीलेपन को चीजों के खत्म करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि लिवर जो है वो चीजों को डिटॉक्सिफाई करता है, तो उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करती है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं जनाब, इट हैज रोल इन मसल कंट्रैक्शन। क्यों भाई? ये मसल कंट्रैक्शन में क्या काम करती है? क्योंकि ये कैल्शियम को स्टोर करती है, और हमें पता है कि आगे चल के आप पढ़ेंगे कि कैल्शियम जो है वो मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट है। कैल्शियम अगर बॉडी में प्रॉपर मिकदार में ना हो तो मसल जाम हो जाते हैं, मुकम्मल प्रॉपर तौर पर उनमें कंट्रैक्शन नहीं होती, कभी कभी वो झटके मारने लग जाते हैं, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चूंकि कैल्शियम स्टोर होता है, इसलिए ये मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्पफुल है जी। नंबर 4 पे बात करते हैं। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सो इट इज इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है जो है वो सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से जो सेल के अंदर की बात करें तो उसके अंदर चूंकि मटेरियल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, लिहाजा ये वहां पर एक सेलुलर सर्कुलेटरी ऑर्गन कहलाती है। नंबर 5 पे बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। याद रखिएगा कि नर्व इंपल्स को भी ट्रांसफर होने में कैल्शियम का बड़ा रोल होता है, और जैसे ही इसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है तो ये नर्व इंपल्स को भी ट्रांसफर करने में मदद देती है, उसको चलने में हेल्प करती है। उसके बाद जनाब इट ब्रेक डाउन द लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम ये होता है कि ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करती है और उसे अमीनो एसिड में बदलती है, फैटी एसिड में बदलती है, और फैटी एसिड बाद में जो है वो आगे इस्तेमाल हो जाते हैं, किसमें? दोबारा जब उनकी जरूरत पड़ती है तो वो लिपिड में कन्वर्ट हो जाते हैं या यूटिलाइज हो जाते हैं मुख्तलिफ कामों में। तो ये थे जनाब सीधा जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम। अब यहाँ कुछ रफ के भी हैं और कुछ स्मूथ के भी हैं, मैंने मिक्स लिखे हैं। अगर आप चाहें तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। स्पेशली ये ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड जो है ये स्मूथ से ताल्लुक रखता है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रफ से ताल्लुक रखता है। तो चलते हैं जनाब आज के ईटा एनएम डिकेट के क्वेश्चन के ऊपर। आज के लिए मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। पहला है जनाब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर एब्सेंट इन। कौन से सेल हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती? तो याद रखिएगा कि वो आरबीसीज हैं। मैच्योर आरबीसीज के अंदर अक्सर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मिसिंग होती हैं और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाई जाती। सो द आंसर इज आरबीसीज। मैच्योर आरबीसीज के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती जी। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक किस्म है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल सेलों में पाई जाती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेलों में पाई जाती है। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस द डैश। मैंने यहां आपको बता दिया था पीछे कि ये इन्वॉल्व है किसमें? लिपिड की प्रोडक्शन में।
राइट। लिपिड को ब्रेक डाउन करने में या लिपिड्स फैटी एसिड को मिलाकर लिपिड बनाने में, दोनों काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें इन्वॉल्व होती है जी। आखिरी सवाल आज का, द साइज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डैश। इसका साइज कितना होता है, एक जो सिस्टर्नी है उसका तकरीबन साइज होता है जनाब 5 to 8 नैनोमीटर। कितना होता है जी, तकरीबन 5 से 8 नैनोमीटर इसका साइज होता है। ये थे 3-4 आपके लिए आज के MCQs। होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।